नमस्कार प्यारे साथियों, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अनुराग छिंपा स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल और आपके अपने YouTube चैनल श्री राम अध्याय मंत्रा में। तो साथियों, कक्षा 12 का एक टॉपिक है, शानदार है, नाम है भाषा, व्याकरण और लिपि। है छोटा सा, नाम छोटा सा है, लेकिन चीज़ बड़ी है। इसके बगैर तो आप चल ही भी नहीं पाओगे, क्योंकि नींव क्या है, इसी में है। और ये नींव पड़ गई तो और विषय भी आपको आ जाएंगे। ठीक है, तो आज का विषय रहेगा भाषा, व्याकरण और लिपि, कक्षा 12 के लिए। टॉपिक का नाम है भाषा, व्याकरण, लिपि। साथियों, ये है आपका आज का टॉपिक और शायद 3 वीडियो में या 4 वीडियो में ये पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले ये बिंदु है, तो इसके अंदर सबसे पहले बात करेंगे भाषा पे, क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे। क्या चीज़ है सब बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले भाषा पे चर्चा करते हैं। बिंदु क्या लगाया आपने, मध्य में लिख लीजिए भाषा। सबसे पहले तो ये जान ले भाषा क्या है। देखो साथियों, आप जानते हो कि हमारे पूर्वज वन मानुष थे, वन में रहते थे। धीरे धीरे उन्होंने संकेतों का प्रयोग किया। संकेत भी एक भाषा का ही भाग है। अब भैंस भी आपस में बातचीत करती हैं, हो सकता है चुगली भी करती हों, वो अपने को नहीं पता, लेकिन करती संकेत के माध्यम से। तो ऐसे ही मानव थे, जब शिकार खेलने जाते थे तो संकेत करते थे, हू, दूसरा करता था हू हू, मतलब शिकार हाथ आ गयो। पहले वो पूछता है आ गयो की, और वो 2 बार मतलब आ गयो। तो ऐसे विचार विनिमय होता था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने भाषा को विकसित किया। उन्होंने एक संकेत बनाए मौखिक रूप में, और फिर मौखिक से धीरे धीरे लिखित रूप में आने वो लग गया। तो ऐसे ये क्रम चला था, पहले संकेत, फिर भाषा का मौखिक रूप और फिर भाषा का लिखित रूप। तो सीधे सीधे मैं ये कहूँगा कि मनुष्य को आपस में, जैसे एक मनुष्य और है, तो आपस में विचार विनिमय करने के लिए, विचार विनिमय का मतलब, विचार का अर्थ होता है अपने भाव, और विनिमय का मतलब आदान प्रदान। तो मनुष्य को आपस में विचार विनिमय करने के लिए और मन के भावों को अभिव्यक्त करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता हुई, और उस माध्यम को ही क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। ये सिर्फ भाषा को बताया है मैंने, परिभाषा नहीं बताई। लिख देता हूं, देख लेना। तो क्या है, देखो, मनुष्य को आपस में विचार विनिमय करने के लिए तथा अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता हुई, और उसी माध्यम को भाषा कहा गया। ये हो गया मित्रों, ठीक है। अब आप कहो विचार विनिमय क्या होता है। विनिमय का अर्थ होता है
आदान प्रदान। विनिमय का अर्थ होता है आदान प्रदान। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। अब पूछें कि भाषा जो शब्द है, ये जो शब्द है इसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई। तो आप हेडिंग लगा सकते हैं सीधे सीधे और बता सकते हैं कि भाषा है, भाषा शब्द की व्युत्पत्ति। ये हेडिंग आपने लगाई। अब साथियों भाषा शब्द की व्युत्पत्ति वो देखते हैं कि कैसे हुई। देखो, तो भाषा आपको लिखना है सीधे सीधे कि भाषा शब्द है। बता देता हूँ कि भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है और जिसका अर्थ क्या होता है, व्यक्तवाणी। और फिर परिभाषा क्या हो जाएगी कि व्यक्तवाणी के रूप में जिसकी अभिव्यक्ति की जाती है क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। या फिर क्या कह दोगे कि विचार विनिमय के लिए मौखिक और लिखित माध्यम को अपनाना ही क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। तो ये सारी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि भाषा है, भाषा शब्द संस्कृत की, भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ व्यक्तवाणी होता है, जिसका अर्थ व्यक्तवाणी होता है। तो ये अंडरलाइन कर लेना, व्यक्तवाणी होता है। तो क्या हो गया, भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, व्यक्तवाणी होता है। गड़गड़ाजा हो रहा है, बिजलियां कड़क रही हैं, लेकिन अपने निरंतर चलते रहेंगे। अब व्यक्तवाणी होता है तो आप क्या हेडिंग लगाएंगे, तो जी परिभाषा क्या होगी। तो परिभाषा इसकी क्या हो जाएगी, परिभाषा हो जाएगी कि व्यक्तवाणी के रूप में जिसकी अभिव्यक्ति होती है, उसे भाषा कहते हैं, उसे भाषा कहते हैं। व्यक्तवाणी के रूप में जिसकी अभिव्यक्ति होती है उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। या आप क्या कर सकते हो, या लगाकर लिख सकते हो, या लगा के आप लिख सकते हो कि विचार विनिमय के लिए मौखिक या लिखित माध्यम को अपनाना। विचार विनिमय के लिए मौखिक या लिखित माध्यम को अपनाना भाषा कहलाता है।
ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको कि विचार विनिमय के लिए मौखिक या लिखित माध्यम को अपनाना ही भाषा कहलाता है। एक ये परिभाषा हो गई, भाषा आप समझ गए, और इस शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हो गई ये भी आपको पता चल गया। आप देख लीजिए इसको बड़ी प्रकार से। अब इसके बाद करते हैं भाषा के रूप कितने होते हैं, ये हो गया। अब है भाषा के रूप। भाषा के रूप। बारिश हो रही है बड़ी भयंकर। भाषा के रूप, तो भाषा के रूप में देखें तो कौन कौन से होंगे। एक तो हो जाएगा के मौखिक, और एक हो जाएगा ख लिखित। एक हो जाएगा लिखित। एक मौखिक एक लिखित। अब हेडिंग डाल लीजिए कि मौखिक क्या होता है और लिखित क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं मौखिक की। मौखिक, तो मौखिक भाषा किसे कहते हैं, तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं कि साधारण या आम बोलचाल, आम बोलचाल की भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे आप भाषण सुनते हो, बहस होती है, डेबिट जिसको बोलते हैं, तो ये किस में आ जाएंगी, जैसे भाषण और बहस, ये किस में आ जाएंगी, सब मौखिक अभिव्यक्ति में आ जाएगी। अब बात करते हैं लिखित। ख क्या है, लिखित। ख है लिखित, तो इसमें क्या आ जाएगा, लिखित में कि जब उच्चारण किए गए ध्वनि संकेतों को मानक चिन्हों द्वारा लिखकर अंकित किया जाता है। अंकित किया जाता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। उसे लिखित भाषा कहते हैं। ये हो जाएगा। तो ये हो गया मौखिक और लिखित। देखो साथियों, सबसे मुख्य प्रश्न क्या है, और आ भी सकता है 2 नंबर का, कैसे कि मौखिक और लिखित भाषा में अंतर क्या है।
ये सबसे मुख्य है। तो यही आपको समझना बहुत जरूरी है कि मौखिक और लिखित भाषा में अंतर क्या है। तो अगला बिंदु अपना कौन सा रहेगा, मौखिक और लिखित भाषा में अंतर। इसको आप देख लीजिए, लिख लेना। अब अगली हेडिंग कौन सी रहेगी, अगली हेडिंग रहेगी मौखिक और लिखित भाषा में अंतर। मौखिक और लिखित भाषा में अंतर, ये आपको जरूर देख लेना है कि मौखिक और लिखित भाषा में अंतर क्या होता है। तो मैं सारणी बना देता हूं। देखो सीधी सीधी सी बात बेटा कि मौखिक भाषा सदैव ताजगी रहती है, याद रखना। अब मैं बोल रहा हूं ताजगी है, फिर बोला ताजगी है, फिर 1 घंटे बाद में बोला ताजगी रहेगी, तो मैं बोल रहा हूं ताजा बोल रहा हूं ना। ऐसा तो है नहीं कि अब बोला 1 घंटे बाद में आपको सुनाई दे रहा है, तो वो तो बासी हो जाएगी, ठीक है। तो मौखिक भाषा सदैव ताजगी रहती है, जबकि लिखित भाषा प्राचीनता लिए हुए होती है। एक दूसरा, लिखित भाषा में वाक्य क्या रहते हैं, मौखिक भाषा में वाक्य कैसे रहते हैं, सदैव छोटे छोटे रहते हैं। कैसे, अब मैं बोल रहा हूं रामुड़ो गयो, छोटा सा है, लेकिन जब उसे लिखेंगे ना तो ऐसे नहीं लिखेंगे रामुड़ो गयो, लिखेंगे कैसे, राम बाजार गया है या राम बाजार गया था, तो वाक्य बड़ा हो गया ना, और उसमें वाक्य छोटे छोटे। 2, तीसरा, मौखिक भाषा सदैव स्वाभाविक होती है। आज मेरा कैसा स्वभाव है तो मैं उस अनुसार बोलूंगा, और किसी व्यक्ति को दूसरा स्वभाव है तो वो उस हिसाब से बोलेगा। जबकि लिखित भाषा कैसी रहती है, कृत्रिमता लिए रहती है, स्वाभाविक नहीं होती, वो कृत्रिम होती है, क्योंकि उसे लिखना पड़ता है। क्योंकि आज मैं कोई किताब लिखूंगा तो उसे लिखूंगा तो वो कृत्रिम तरीके से ही मानी जाएगी। चौथा, मौखिक भाषा सदैव क्या होती है, परिवर्तनशील होती है, उसे बदला जा सकता है। आज कोई मान के चलिए कोई भी एक पहलवान है, वो बाहर गया और मैंने जाके कह दिया कि वो तो बठे रसगुल्लो खान लाग रहे हो, वो तो वहां रसगुल्ला खा रहा था, बोल दिया। अब वो वापस आया, अब उसकी माँ ने कहा होगा तू रसगुल्ला खाओ। अब उसको पता लग गया मैं ही हूं कुचलनी करने वाला, तो अब उसने मेरे को आके पूछा दादी के सामने, हाँ तू कुछ बोल रहा था, तो मैं क्या कहूंगा, नहीं मैं तो कुछ नहीं बोला, मैं तो कहा पहलवान भाई साहब तो बाजार गए हैं, बहुत अच्छे लग रहे थे, रसगुल्ले जैसे लग रहे थे, तो परिवर्तन हो गया ना। जबकि लिखित भाषा क्या रहती है, स्थिर रहती है। तो इनको लिख लेते हैं। तो एक तरफ लिख देता हूं मौखिक, और एक तरफ मैंने क्या लिख दिया, लिखित। एक तरफ मौखिक हो गया, एक तरफ लिखित हो गया। अंतर देख लेते हैं। मौखिक में क्या रहेगा, सबसे पहले मैंने क्या बताया, सबसे पहला अंतर, मौखिक भाषा परिवर्तनशील होती है। मौखिक भाषा क्या होती है, परिवर्तनशील होती है। और जबकि लिखित भाषा क्या रहती है, जबकि लिखित भाषा स्थिर होती है, स्थिर होती है। स्थिर कैसे होगी, किताब में लिख दिया ना एक बार, आज मैं पढ़ रहा हूं कल आप पढ़ोगे, तो वो स्थिर ही है, बदलेगा नहीं कोई, वो अलग बात है, बीच में कोई कुचड़ नहीं करते। उसके बाद में ख, मौखिक भाषा में सदैव
ताजगी रहती है, जबकि लिखित भाषा में प्राचीनता लिए हुए होती है। जबकि लिखित भाषा प्राचीनता लिए हुए होती है। मौखिक भाषा में वाक्य छोटे छोटे होते हैं। जबकि लिखित भाषा में वाक्य बड़े होते हैं। तो ये तीन अंतर तो ये हो गए कि मौखिक भाषा में वाक्य छोटे छोटे होते हैं, जबकि लिखित भाषा में वाक्य कैसे होते हैं, बड़े रहते हैं। मौखिक भाषा में सदैव ताजगी रहती है, जबकि लिखित भाषा प्राचीनता लिए हुए होती है। मौखिक भाषा परिवर्तनशील होती है, जबकि लिखित भाषा कैसी होती है, स्थिर होती है। एक और अंतर, मौखिक भाषा स्वाभाविक होती है, स्वाभाविक होती है, जबकि लिखित भाषा कृत्रिम होती है। जबकि लिखित भाषा कैसी होती है, कृत्रिम होती है। ये आपका क्या हो गया, मौखिक और लिखित भाषा में अंतर हो गया। इसको भी आप देख लीजिए, एक दफ़ा देख लीजिए। ये एक प्रश्न आने के चांस हैं, तो मैं इसको इम्पोर्टेंट कर देता हूँ। अब चलते हैं साथियों आगे, भाषा में ही आगे चलते हैं। अब बात करते हैं अगला, भाषा के विविध रूप। भाषा के विविध रूप, विविध रूप मतलब देखो, भाषा होती है, भाषा किसे कहते हैं, जैसे हिंदी भाषा है, उसकी विशेषताएं क्या होती है वो देखेंगे। बोली किसे कहते हैं, उसकी विशेषताएं क्या होती है। उपबोली किसे कहते हैं, उसकी विशेषताएं क्या होती है। विभाषा क्या होती है और उसकी विशेषताएं क्या होती है, वो आते हैं भाषा के विविध रूप। 3 रूप करवा देता हूँ, इम्पोर्टेंट है वो, ठीक है। तो पहला मैं करवा रहा हूँ विभाषा। कौन सी भाषा, विभाषा। अब विभाषा किसे कहते हैं मित्रों, देखो प्रांतीय आधार पर, प्रांत मतलब देखो पहले, अब राज्य बोलते हो, पहले प्रांत होते थे, ठीक है। और प्रांतीय आधार पर जब भाषा का वर्गीकरण किया जाता है तो वो भाषा विभाषा कहलाती है। और उस भाषा के अंदर जो शासन होता है उसका कार्य संचालन भी होता है, ये याद रखना। अब बात करते हैं
बोली की, तो आपको पता है साथियों, भारत है, बहुत बोलियां हैं, रीति रिवाज है, भाषाएं हैं। तो उसके लिए कहावत भी है कि कोस कोस पर बदले पानी, 5 कोस पर बानी। अगर 1 कोस जाओगे तो पानी बदल जाएगा, और 5 कोस चलोगे तो आपको बोली भी बदली हुई मिल जाएगी। इतनी बोलियां और भाषाएं हैं भारत में। तो बोली, देखो अगर बोली की बात करें तो इसका क्षेत्र क्या होता है, सीमित तो होता है। ये भाषा का अविकसित रूप होता है और आम बोलचाल की भाषा होती है। दूसरी सबसे बड़ी खास बात कि इसमें खुद का व्याकरण नहीं होता, ना साहित्य रचनाएं होती है, और ना ही इसमें खुद का व्याकरण होता है। ये तो रही बोली। और बात करें भाषा की, तो भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है, विकसित होता है, और ये असाधारण होती है। इसमें खुद का शब्दकोश होता है, व्याकरण होती है, साहित्य रचनाएं होती है, और देश के ज़्यादातर लोगों के द्वारा बोली जाती है। तो वो क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। अब इन तीनों को समझ लिया, अब लिख लेते हैं। सबसे पहले विभाषा के बारे में क्या हो जाएगा, आपको करना है प्रांतीय आधार पर, प्रांतीय आधार पर वर्गीकृत होने पर इन भाषाओं को विभाषा कहा जाता है, विभाषा कहा जाता है, विभाषा कहा जाता है। दूसरी कि इस भाषा में, इन भाषा कर लेना, इन भाषा में शासन का कार्य संचालन भी होता है, कार्य संचालन भी होता है। जैसे करके आप कर सकते हो, जैसे पंजाबी, गुजराती, मराठी। मराठी महाराष्ट्र में बोली जाती है, गुजराती गुजरात में, और पंजाबी पंजाब में। तो पहला समझ में आया। दूसरा क्या है, बोली। बोली क्या है, तो मैंने कहावत क्या बताई, बोली कहावत क्या बताई कि कोस कोस पर बदले पानी, 5 कोस पर बानी। ये मैंने आपको बताया, ये कहावत है, जैसा आपको समझा दिया था। तो अब बोली के लिए क्या लिखेंगे कि बोली का क्षेत्र सीमित होता है, भाषा का अविकसित तथा आम बोलचाल का रूप होता है। बोली का स्वयं
का व्याकरण तथा शब्दकोश नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं इसमें साहित्य रचनाएं होती है। तो बोली का क्षेत्र क्या होता है? सीमित होता है। भाषा का अविकसित तथा आम बोलचाल वाला का रूप होता है, आम बोलचाल वाला रूप होता है। बोली का स्वयं का व्याकरण तथा शब्दकोश नहीं होता, न ही इसमें साहित्यिक रचनाएं होती हैं। तो ये इतना हो गया। जैसे करके, जैसे मगही, भोजपुरी, मगही भोजपुरी, भोजपुरी। ठीक है। अब बात करते हैं भाषा की। गए हैं भाषा। भाषा क्या है? भाषा इसका उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है। यह भाषा का विकसित रूप होती है। स्वयं का व्याकरण तथा शब्दकोश होती है। स्वयं का व्याकरण तथा शब्दकोश होता है तथा इसमें साहित्य रचनाएं होती है तथा इसमें साहित्य रचनाएं होती है। जैसे हिंदी, जैसे हिंदी। और एक बात और बता देता हूं कि यह देश के ज़्यादातर लोगों द्वारा बोली जाती है। ठीक है। ये हो गया विभाषा, बोली और भाषा। बोली के अंदर और लिखना चाहो तो लिख सकते हो। और क्या लिखोगे? मैं यहां लिख देता हूं, एक पंक्ति आप उसमें लिख सकते हैं। एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहा जाता है। बोली कहा जाता है। एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को क्या कहा जाता है? बोली कहा जाता है। तो ये हो गया साथियों विभाषा, बोली और भाषा।
ये एक पंक्ति किस में आएगी? ये एक पंक्ति किसकी है? बोली की। ये भी साथ में लिख लेना, ठीक है। तो ये हो गया आपका भाषा के विविध रूप। अब बचता है भाषा की विभिन्न इकाइयाँ और हिंदी की बोलियाँ। दो और बचते हैं, वो और देख लेते हैं। अब बात करते हैं अगला टॉपिक, भाषा की इकाइयाँ। भाषा की इकाइयाँ, ठीक है। अब भाषा की इकाइयाँ कौन कौन सी हैं? आपको पता होगा कि पहली आती है ध्वनि, दूसरी है सबसे छोटी ध्वनि, फिर उससे बड़ी वर्ण, उससे बड़ा शब्द, और शब्द से बड़ा पद, और पद से बड़ा वाक्य, ठीक है। ये 5 इकाइयाँ होती है। क्रमबद्ध अध्ययन कर लेते हैं। तो पहला क्या है? ध्वनि। तो ध्वनि क्या होता है? देखो, अपने मुख से जो भी स्वतंत्र आवाज निकल रही है वो क्या कहलाएगी? ध्वनि कहलाएगी। अब मैं बोल रहा हूं तो एक ध्वनि उत्पन्न हो रही है, तो वही क्या कहलाएगी? ध्वनि कहलाएगी। तो लिख सकते हैं कि अपने मुख से निकलने वाली स्वतंत्र आवाज को ध्वनि कहते हैं। ध्वनि कहते हैं। तो ये तो हो गया ध्वनि। दूसरी इकाई कौन सी है? दूसरी इकाई है, दूसरी इकाई आ जाती है साथियों वर्ण। वर्ण क्या होता है? देखो, भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े न किए जा सके क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है, ठीक है। देख लेते हैं कि यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते या खंड नहीं कर सकते। जैसे जैसे कै हो गया, चय हो गया, ठीक है। अब ये हलंत लगा है, इसका मतलब इसमें स्वर नहीं है, और अब कै को और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते, तो ये क्या हो गया? वर्ण। अब तीसरी इकाई आती है भाषा की शब्द। अब शब्द किसे कहते हैं? शब्द कहते हैं भाषा के सार्थक, मतलब अर्थ के साथ सार्थक वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। जैसे कै हो गया, धन मैं हो गया, धन लय हो गया, और क्या बना? कमल, ठीक है। ऐसे
ये सार्थक वर्ण है। ठीक है, अब आता है चौथी इकाई। चौथी इकाई क्या है? वाक्य। पहले पद देख लेते हैं। पद, अब पद किसे कहते हैं? देखो साथियों, जब शब्दों का प्रयोग किस में कर दिया जाए? वाक्य में। और कौन से? सार्थक शब्दों का जब प्रयोग वाक्य में कर दिया जाए और जो क्या हो? विभक्ति युक्त हो, तो वो क्या कहलाएंगे? पद कहलाएंगे। वाक्य में प्रयुक्त शब्द के व्यावहारिक रूप तथा व्यावहारिक रूप को या विभक्ति युक्त शब्द को पद कहते हैं। पद कहते हैं। तो क्या हो गया? वाक्य में प्रयुक्त शब्द के व्यावहारिक रूप को या विभक्ति युक्त शब्द को क्या कहते हैं? पद कहते हैं। विभक्ति युक्त जैसे कारक आपने पढ़ा है, कर्ता ने कर्म को करण से, ऐसे। ठीक है, जैसे इसका उदाहरण है। उदाहरण क्या है? राम ने रावण को बाण से मारा। ये वाक्य है। अब इसके अंदर पद कौन कौन सा है? देखो, राम ने, अब राम शब्द है वो क्या है? विभक्ति युक्त है क्योंकि करता है। राम ने, रावण को, कर्म कौन है? रावण को आ गया, और बाण से, साधन क्या है? करण। करण का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? से। तो ये विभक्ति युक्त है बाण। तो 1 2 3 और चौथा मारा। ये भी है व्यवहारिक रूप, व्यवहार करता है, मारा। अगर ये नहीं होता तो मार ही नहीं पाता। तो क्या हो जाएगा? अब आप इसमें सीधे सीधे लिख सकते हो कि इसमें राम ने रावण को बाण से तथा मारा। पद है। ठीक है, अब बात करते हैं अंतिम इकाई की, और अंतिम इकाई क्या है? वाक्य। और वाक्य किसे कहते हैं साथियों? वाक्य कहेंगे जब शब्दों के मेल से, जब शब्दों के मेल से एक पूर्ण विचार प्रकट होता है। तो उसे शब्द कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तो साथियों, ये भी आपका एक बिंदु छोटा सा ये भी पूर्ण हो गया कि भाषा की इकाइयाँ कौन कौन सी है? ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। ये क्या है? भाषा की इकाइयाँ। और ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भाषा की इकाइयाँ कौन कौन सी है, बताइए। तो ये आपको जान लेना आवश्यक है। और अब अंतिम बच गया है कि हिंदी की बोलियां कौन कौन सी हैं। तो 18 बोलियां हैं साथियों। कई बार पूछ लेते हैं कि कुमायूनी बोली है वो हिंदी की कौन सी उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो आपको बताना पड़ेगा कि पहाड़ी भाषा के अंतर्गत आ जाती है। तो ऐसे 18 बोलियां हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी, उसका और अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं हिंदी की विभिन्न बोलियां, और ये भाषा का अंतिम बिंदु है।
अब है हिंदी की बोलियां। ये 18 बोलियां हैं, 5 उपभाषाएं हैं। हिंदी की बात करें तो वो क्रम से अध्ययन कर लेते हैं और बखूबी याद रखना होगा आपको। ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन 3-4 बार अभ्यास करेंगे तो हो जाएगा। तो एक तरफ आप लिख लेना उपभाषाएं, एक तरफ लिख लेना उपभाषाएं, ठीक है, और एक तरफ लिख लेना बोलियां, एक तरफ लिख लेना बोलियां। तो सबसे पहली कौन सी है के सबसे पहली उपभाषा कौन सी है? पश्चिमी हिंदी। सबसे पहली पश्चिमी हिंदी। तो पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं साथियों, बस ऐसे याद रख लेना। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। कौन कौन सी? पहली है खड़ी बोली, जिसे कोरवी भी बोलते हैं, कोरवी। दूसरी है ब्रजभाषा, जिसका सूरदास जी ने बखूबी प्रयोग किया है। तीसरी है कन्नौजी। चौथी है बुंदेली और 5वीं है हरियाणवी, जिसे बांगरू भी बोलते हैं, जिसे बांगरू भी बोलते हैं। तो ये तो हो गई पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां। टोटल अपने को कितनी करनी है? 18 बोलियां करनी है। गिनते रहना तो काउंटिंग भी सही आ जाएगी। दूसरी उपभाषा कौन सी है? पूर्वी हिंदी। दूसरी कौन सी है? पूर्वी हिंदी। ये पश्चिमी हिंदी, ये पूर्वी हिंदी। तो पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आ जाएंगी? पूर्वी हिंदी में आ जाएंगी 3। कौन कौन सी? एक तो अवधी, तुलसीदास जी ने बखूबी उपयोग किया है। बघेली और तीसरी छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी, ये 3 किस्में आ जाएंगी पूर्वी हिंदी में। फिर बात करते हैं गे। तीसरी उपभाषा कौन सी आ जाएगी? पहाड़ी। इसका काफी बार पूछ लिया जाता है। पहाड़ी में भी 3 बोलियां हैं, तो यहां लिख देता हूं, बाद में लिख देंगे। पहाड़ी, पहाड़ी में 3 आएंगी। कौन कौन सी? एक तो आएगी गढ़वाली, एक है कुमायूनी और एक है नेपाली। चौथी उपभाषा कौन सी है? राजस्थानी। चौथी उपभाषा है राजस्थानी। और राजस्थानी की 4 बोलियां आ जाएंगी साथियों। कौन कौन सी 4 आएंगी? एक तो मारवाड़ी, जो मारवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। मारवाड़ में बोली जाती है। मारवाड़ कौन सा? जोधपुर, ठीक है, जोधपुर क्षेत्र में बोली जाती है मारवाड़ी। मेवाती, मेवात क्षेत्र में बोली जाती है। मालवी और जयपुरी, जिसे ढूंढाड़ी भी बोलते हैं, जिसे ढूंढाड़ी भी बोलते हैं। ढूंढाड़ी, ठीक है। फिर आता है अंतिम उपभाषा कौन सी है? बिहारी।
और बिहारी के अंदर कितनी है? 3। तो बिहारी में कौन कौन सी आ जाएगी? एक तो आएगी भोजपुरी, एक आएगी मगही, मैथिली। देखिए साथियों, अब गिनती कर लीजिए। 5 उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां हैं। देखते हैं कितनी हैं। 1 2 3 4 5, ये 5 हो गई। 1 2 3 3, 1 2 3, फिर 3, फिर 1 2 3 4, 4 आ गया। फिर 1 2 3, कितनी हो गई? 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18। टोटल कितनी हो गई? 18 बोलियां हो गई। तो इस वीडियो के अंतर्गत भाषा व्याकरण लिपि पढ़ रहे थे, और भाषा व्याकरण लिपि में भाषा जो है वो मैंने आपको बड़े अच्छे से करवाया है, सूक्ष्मता से। तो भाषा में अब कुछ छूटा नहीं है, बढ़िया से हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में अपने मिलेंगे व्याकरण, और उससे अगले वीडियो में करेंगे लिपि। तो इस प्रकार अपने 3 वीडियो में व्याकरण, भाषा व्याकरण लिपि वाला ये बिंदु है, ये हो जाएगा। और बढ़िया से करना है इसको, अच्छे से इसका अभ्यास करना है। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें इसे, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि, और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आगे जो भी वीडियो आए तो उसका आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और अच्छे से समझ में आएगा, ये मुख्य बात है। तो इसी के साथ मैं विदा चाहता हूँ श्री राम अध्ययन मंत्रा की तरफ से। जय हिंद, जय भारत साथियों।